हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न। क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि 2025 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या 2025 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा एग्जाम में तो उसमें दो चीज़ रहेगा। पहले रहेगा खंड अ रहेगा। क्या खंड अ रहेगा। तो खंड अ में क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप जब कंप्लीट कीजिएगा तो उसके बाद स्टार्ट होगा खंड ब। क्या खंड ब। और खंड ब में रहेगा गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब कि क्या है, सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं कि 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो फिजिक्स का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जिसे हर हाल में तैयार कर लेना आपके लिए जरूरी है सभी प्रश्नों को। तो सबसे पहले यहाँ पे निर्देश क्या है कि निम्न प्रश्न संख्या, क्या प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दें। जैसे कि एग्जाम में जब आप जाइएगा वहाँ देने के लिए तो खंड ब रहेगा और उसके बाद निर्देश दिया हुआ रहेगा कि यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 1 से 20 तक रहेगा, मतलब टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा और उसमें से आपको कितना है, 10 प्रश्न का उत्तर देना है। क्या उसमें से आपको केवल 10 प्रश्न का आंसर देना है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आप लोग जानते हैं लघु उत्तरीय के लिए 2 अंक मिलता है, तो 10 गुना 2 कीजिएगा तो टोटल 20 अंक मिलेगा। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है और इसके 2 उपयोग को लिखें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हेडिंग बना दिए ऑप्टिकल फाइबर। क्या ऑप्टिकल फाइबर हेडिंग बना दिए और उसके बाद इसमें लिखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को बिना उसके तीव्रता में हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेरित करता है। क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेरित करता है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। क्या है, यह प्रकाश के जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसी सिद्धांत पे आधारित है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि इसके 2 प्रयोग निम्नलिखित है। क्या इसके 2 प्रयोग निम्नलिखित है, मतलब ऑप्टिकल फाइबर का जो उपयोग है क्या है, तो ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग चिकित्सीय जांच में किया जाता है। क्या किया जाता है, ऑप्टिकल जो फाइबर होता है उसका उपयोग डॉक्टरों द्वारा चिकित्सीय जांच में किया जाता है। और दूसरा उपयोग यहाँ पे है कि प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में इसका उपयोग किया जाता है। और यदि आप इसका फ्री PDF नोट्स लेना चाहते हैं, क्या आप PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे यहाँ पे उसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या है कि अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। क्या अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहला काम यही करेंगे, हम लोग भूमिका बनाएंगे। क्या बनाएंगे, भूमिका अपवर्तनांक, क्योंकि अपवर्तनांक ही हमसे पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण होता है। क्या होता है कि अपवर्तनांक जो है किसी भी माध्यम का वह गुण होता है जिसके आधार पर उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा यह निर्धारित होता है। क्या होता है, अपवर्तनांक जो है किसी माध्यम का वह गुण है और वह गुण है जिसके आधार पर उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा इसका निर्धारण होता है। अर्थात अपवर्तनांक के आधार पर ही हम उस माध्यम में प्रकाश के वेग को परिभाषित या ज्ञात कर सकते हैं। इतना आप लोग लिख दीजिएगा अपवर्तनांक में। उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निम्नलिखित 2 कारकों पर निर्भर करता है। क्या करता है कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है ना 2 कारकों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला क्या है कि माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। क्या करता है, माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है घनत्व पर निर्भर करता है। उसके बाद दूसरा क्या है कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, साथ ही प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। मतलब क्या है कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक जो है सबसे पहले क्या है, माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। उसके बाद माध्यम का अपवर्तनांक जो तरंग दैर्ध्य और उसके प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। बस आपको इतना लिख देना है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि विकिरण के क्वांटम सिद्धांत को लिखें। क्या करना है कि विकिरण के
क्वांटम सिद्धांत को लिखें और ये तमाम प्रश्न जो है 2025 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग बनाएंगे कि विकिरण के क्वांटम सिद्धांत क्या है, कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों में चलता है। क्या करता है, प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों में चलता है, जिसे फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तथा प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E बराबर न्यू भी होती है। क्या न्यू भी होती है, जहाँ न्यू एच का मतलब पढ़िएगा न्यू प्लांक नियतांक और भी क्या है, आवृत्ति है। अतः यही विकिरण का क्वांटम सिद्धांत है। बस आपको इतना लिख देना है, बिल्कुल आसान और सटीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, काफ़ी मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ से हम लोग हेडिंग का निर्माण करेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है कि धातु पृष्ठ से प्रकाश के आयतन के कारण इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। मतलब सीधा सा समझिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव हम लोग उसे कहते हैं कि जब धातु पृष्ठ से प्रकाश के आयतन के कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। उसके बाद पैराग्राफ हम लोग चेंज करके लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे कि प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटोन इलेक्ट्रॉन तथा प्रवाह के कारण उत्पन्न धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश विद्युत धारा कहा जाता है। उसके बाद पांचवा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि नाभिकीय बल क्या है, इसके गुणों को लिखें। क्या करना है कि नाभिकीय बल क्या है, इसके गुणों को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग का निर्माण कर दिए, नाभिकीय बल। क्या नाभिकीय बल, और इसमें हम लोग लिखेंगे कि नाभिक में उपस्थित कणों के बीच प्रबल आकर्षण को नाभिकीय बल कहा जाता है, जो उन्हें एक दूसरे से बांधे रहते हैं। मतलब सीधा सा समझिए कि नाभिकीय बल हुआ है कि नाभिक में उपस्थित कणों के बीच जो प्रबल आकर्षण बल होता है वही नाभिकीय बल कहलाता है। और नाभिकीय बल ही होता है और नाभिक में उपस्थित कणों को एक दूसरे से बांधने रहता है। मतलब यही बल के कारण वह एक दूसरे से क्या रहता है, बंधा हुआ रहता है। उसके बाद इसके गुण को लिखना है। तो इसके गुण निम्नलिखित है, इस तरह से आप लिख दीजिएगा और उसके बाद नंबरिंग करके लिखिएगा। तो सबसे पहला गुण क्या है कि नाभिकीय बल आकर्षण बल होते हैं। दूसरा है क्या, नाभिकीय बल अत्यंत लघु परासी बल होते हैं। और तीसरा क्या है, नाभिकीय बल वैद्युत तथा अगुरुतीय होते हैं, मतलब अवैद्युत तथा अगुरुतीय होते हैं। और चौथा यहाँ पे क्या है कि नाभिकीय बल अत्यंत प्रबल होते हैं। बस इतना इसके गुण में लिख देना है और आपको 2 में से 2 अंक जरूर दिया जाएगा। क्योंकि क्या है कि आंसर लिखने का जो स्किल आपके पास नहीं होगा तो आपको एक बेहतर अंक नहीं दिया जाएगा। और आंसर को एग्जाम में क्या करना है, लिमिट शब्द में लिखना है। 2 अंक वाला है तो मात्र 30 से 40 शब्दों में उसका आंसर देना है। और लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न है तो उसका क्या है 100 से 150 शब्दों में उसका आंसर देना होता है। और उसके बाद छठा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि कैथोड किरणें क्या है, समझावें। मतलब समझाना है कि कैथोड किरणें क्या है। तो यहाँ से हेडिंग बनाए कैथोड किरणें। तो कैथोड किरणें क्या है कि कैथोड किरणें बहुत से इलेक्ट्रॉनों के तेजगामी प्रवाह है। मतलब क्या है कि कैथोड किरणें जो है कई इलेक्ट्रॉनों के तेजगामी प्रवाह, मतलब तीव्र गति से होने वाले प्रवाह है जो सभी तत्वों में विद्यमान होता है। क्या करता है, जो सभी तत्वों में विद्यमान होता है। और इसका गुण क्या है, ये कैथोड किरण का गुण क्या है, तो कैथोड किरण जो होता है ऋण आवेशित होते हैं और इनके मात्रा तथा आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर है। क्या है, इनके मात्रा तथा इलेक्ट्रॉन जो है इनके मात्रा तथा आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है कैथोड किरण के। उसके बाद 7वां यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया है कि एनालॉग और डिजिटल संकेत से आप क्या समझते हैं। इसका क्या करना है, इसको डिफाइन करना, परिभाषित करना है कि एनालॉग और डिजिटल संकेत है क्या। तो सबसे पहला हेडिंग हम लोग बनाएंगे कि एनालॉग संकेत। तो क्या है कि एक लगातार बदलने वाले संकेत को एनालॉग संकेत कहा जाता है। जैसे प्रत्यावर्ती धारा एक एनालॉग संकेत है। मतलब सीधा सा समझिए कि एनालॉग संकेत जो वैसा संकेत है जो लगातार बदलते रहता है। और उदाहरण के लिए क्या है, प्रतिवर्ती धारा है। क्या, प्रतिवर्ती धारा है। और वहीं डिजिटल संकेत के बारे में बात किया जाए तो डिजिटल संकेत क्या है कि ऐसा संकेत जिसके 2 या 2 के गुणज के असंतत मान ही संभव हो डिजिटल संकेत कहा जाता है। जैसे वर्ग तरंग एक डिजिटल संकेत है। आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ सकता है कि वर्ग तरंग
तरंग जो है कौन सा संकेत है, एनालॉग संकेत है या डिजिटल संकेत है, या ऑप्शन सी में रहेगा एनालॉग और डिजिटल दोनों, और ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि वर्ग तरंग जो है एक डिजिटल संकेत है। उसके बाद फिर क्या है कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया था कि नोट लिखने के लिए, जैसे कि एक नंबर www क्या है, FAX क्या है, चैट क्या है और ई कॉमर्स क्या है, इस पर क्या करना है, एक छोटा सा नोट्स लिखना है, एक ही में रहेगा, इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्या है, ए नंबर में www। आप लोग गलती यही करते हैं कि आप सीधा आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, हेडिंग बनाना है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि किस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ए नंबर में दिए हैं www, और उसके बाद इसका हम लोग लिखेंगे कि यह वर्ल्ड वाइड वेब का छोटा रूप है। क्या है कि यह वर्ल्ड वाइड वेब का छोटा रूप है। ऐसे कंप्यूटर जो दूसरे से बांटने के लिए ऐसे कंप्यूटर जो दूसरे से बांटने के लिए अपने भीतर कुछ विशिष्ट सूचना संग्रहित करते हैं, या स्वयं ही अथवा वेब सेवा प्रदान करने वालों के द्वारा कोई वेबसाइट प्रदान करते हैं। बस इतना आपको लिख देना है। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या है, फैक्स। अंकीय संचार तंत्र द्वारा किसी प्रलेख अथवा चित्र का किसी दूरस्थ स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक पुनरुत्पादन प्रतिचित्रण टेलीग्राफ मतलब फैक्सिमाइल टेलीग्राफ अथवा फैक्स कहलाता है। क्या फैक्स कहलाता है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे सी नंबर में है कि चैट किसे कहते हैं, तो समान रुचि के व्यक्तियों द्वारा टाइप किए हुए संदेशों द्वारा बातचीत को चैट कहते हैं। जैसे कि आप लोग क्या है कि चैट के द्वारा कुछ लिख करके व्हाट्सएप पे जब आप बात करते हैं तो उसे ही चैट कहा जाता है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे दिया गया है डी नंबर में कि ई कॉमर्स का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स हम लोग किसे कहते हैं, या इससे मतलब हम लोग इससे क्या समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक साधनों से क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके इंटरनेट प्रयोग द्वारा व्यापार को प्रोन्नत करना ई कॉमर्स कहलाता है। और ई कॉमर्स का समान अर्थ जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। उसके बाद 9वां प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो 9वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, क्या है कि समपोषी व्यतिकरण, जिसे कि हम लोग रचनात्मक व्यतिकरण के नाम से भी जानते हैं, कि दो आवश्यक शर्तें को लिखें। तो हम लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि समपोषी व्यतिकरण या रचनात्मक व्यतिकरण है क्या। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि समपोषी व्यतिकरण कहा जाए या रचनात्मक व्यतिकरण कहा जाए, दोनों एक ही है, दोनों क्या है, एक ही है। और इसके दो आवश्यक शर्त को लिखना है। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग भूमिका निर्माण करेंगे। तो भूमिका में क्या लिखेंगे कि समपोषी व्यतिकरण या रचनात्मक व्यतिकरण के लिए निम्नलिखित दो आवश्यक शर्तें हैं जो इस प्रकार है। तो सबसे पहला शर्त क्या है, सबसे पहला शर्त है कि समपोषी व्यतिकरण के लिए कालांतर का मान या तो पाई या पाई का समगुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कालांतर का जो मान क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए या पाई का समगुणज होना चाहिए। ठीक है। उसका दूसरा यहाँ पे क्या है, इसका शर्त कि समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर का मान या तो डेल्टा बाई 2 या डेल्टा क्या है यहाँ पे है डेल्टा बाई 2 या डेल्टा बाई 2 का समगुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेल्टा बाई 2 होना चाहिए या डेल्टा बाई 2 का समगुणज होना चाहिए। मतलब सीधा से यहाँ पे समझिए कि समपोषी व्यतिकरण के लिए जो आवश्यक शर्त पहला क्या है कि उसका कालांतर का मान पाई होना चाहिए या पाई का गुणज होना चाहिए। और उसके बाद दूसरा क्या है, उसका पथांतर का जो मान है डेल्टा बाई 2 होना चाहिए या डेल्टा बाई 2 का समगुणज होना चाहिए। उसके बाद 10वां प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो 10वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कला मॉड्यूलन से आप क्या समझते हैं। क्या कला मॉड्यूलन से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग का हम लोग निर्माण करेंगे कला मॉड्यूलन, और इसमें लिखेंगे कि जब वाहक तरंग की कला मूल तरंग या मूल सिग्नल या मॉड्यूलन सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होती है, लेकिन वाहक तरंग का आयाम और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो कला मॉड्यूलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कला मॉड्यूलन कहा जाता है। उसके बाद अगला 11 नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पे है कि वायुमंडल विद्युतीय उदासीन नहीं होता है क्यों। क्या वायुमंडल विद्युतीय उदासीन नहीं होता है क्यों, तो तो यहाँ इसका आंसर होगा कि वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस होता है एवं इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प,
हाइड्रोकार्बन, सल्फर के यौगिक तथा धूलकण होते हैं। सूर्य की किरणों में यौगिक कण धूलकण होते हैं। सूर्य की किरणें यौगिक कण तथा धूलकणों से टकराकर इन्हें आयनीकृत कर देते हैं, अतः वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है। क्या होता है? वायुमंडल जो होता है विद्युत उदासीन नहीं होता है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि अति चालकता से आप क्या समझते हैं। यह प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। और सबसे पहले क्या है कि इसका आप लोग पीडीएफ देख लीजिएगा, और पीडीएफ से क्या है कि आपका जो नोट्स है, नोट्स में जो फिजिक्स का जो आपका नोट्स है, नोट्स में आप क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा या इसका आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। तो अति चालकता क्या है, इसको लिखना है। तो हेडिंग का निर्माण किए अति चालकता। तो इसमें लिखेंगे कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप घटने पर धातु की तरह पहले नियमित रूप से घटती है और एक ताप पर उसकी प्रतिरोधकता एकाएक घटकर शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है? एकाएक घटकर शून्य हो जाती है, और इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। अब ऐसे पदार्थ को अतिचालक कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके दो गुणों को लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग बनाएंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो कि काफ़ी पॉपुलर प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वैसे संतत काल्पनिक बंद वक्र है जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर उसके दक्षिणी ध्रुव तक जाते हैं। क्या करते हैं कि चुंबकीय ध्रुव जो होते हैं चुंबक से उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं। और इसका क्या कर देना है, इस तरह से फिगर बना देना है। यहाँ पे क्या है, उत्तरी ध्रुव से इस तरह से निकल रहा है इधर भी, और दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रहा है। मतलब सीधा सा यहाँ समझा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। उसके बाद फिर क्या करना है, इसका गुण लिख देना है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। उसके बाद दूसरा इसका प्रॉपर्टीज क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आवेश का क्वांटमीकरण काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट और पॉपुलर प्रश्न है। तो यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे कि आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण क्या है कि किसी आवेशित वस्तु पर स्थित आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है कि किसी वस्तु पर स्थित आवेश जो होता है हमेशा इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात किसी वस्तु पर आवेश Q बराबर प्लस माइनस एनी होता है। क्या होता है? Q बराबर प्लस माइनस एनी होता है, और जहाँ E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, अतः इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है। क्या कहा था? अतः इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर के प्रश्न के बारे में बात किया जाए। क्या है कि विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। यहाँ पे आंसर देंगे कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। टॉपिक बनाएंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, और इसमें हम लोग लिखेंगे कि किसी आवेश पर n अनेक प्रकार आवेशों के कारण आरोपित परिणामी विद्युत बल उस आवेश पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगे बलों की सदिश योगफल के बराबर होता है। यहाँ पे यदि ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहले क्या है कि यदि किसी आवेश Q के निकट Q1 Q2, Q3 आवेश स्थित हो तो Q पर इन आवेशों के कारण विद्युत बल क्रमशः F1, F2 तथा F3 हो, तो आवेश Q पर क्रियाशील बल, तो आवेश Q पर क्रियाशील बल क्या होगा, तो F वेक्टर F बराबर क्या होगा, सबको जोड़ देंगे F1 प्लस F2 प्लस F3, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3, और यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो चलिए इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन किए हैं कि फिजिक्स का 2025 एग्जाम के लिए। और यदि आप इसका फ्री PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में जाकर के आप सर्च कीजिएगा MS टीचिंग सेंटर, या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर के क्या कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।